Hello all, welcome back to Made Legal. As promised and as the timetable, we have come up with Court Fees Act. Though we have delayed this subject because we were facing some technical issues whereby we were unable to upload the lecture. So it's not a big deal. कल करते आज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है. पढ़ने से मतलब होना चाहिए. अब जो भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डाउटफुल है कि whether they should go ahead with छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, I must tell you one thing, it's never too late to begin. Though अभी 23rd is the last date of form filling, but still you have an opportunity. Those whoever feels like यार attempts हैं, limited attempts हैं, so no, there is no such limits upon your attempts. So other than UP PCSJ सारे attempts आपके लिए खुले हुए. आपको वो पेपर देना चाहिए because that will be really helpful for you, not only in understanding the situation कि how the environment works for you, but also in making you understand what all mistakes you do. So Made Legally का एक ही पर्पस है, आपको मिस्टेक्स कराना. कहाँ पर? In your room itself. अभी तो it's very new, we are just going ahead with teaching pattern. थोड़ा थोड़ा हम लोग वीकेंड में जो जो पढ़ाया है उसके टेस्ट लेंगे, MCQ सीरीज करेंगे, लाइव सेशंस लेंगे, everything will go ahead. This platform, this Made Legally channel is all for all those judicial aspirants who feel like they want to get the best content for their judicial examination. I won't be suggesting you any books. What all I'll be teaching you in this particular channel, which you need to only subscribe and you'll get the notification जैसे से ये classes upload होती रहेंगी. तो बस आपको वो करना है कि रजिस्टर और एक पेन एंड योर बेयर एक्ट शुड बी ऑलवेज अवेलेबल. मैं आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दूँगी कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है और आप अकॉर्डिंगली बेयर एक्ट, रजिस्टर और एक पेन के साथ रहिएगा, नथिंग एल्स. सी, in today's class we'll be going ahead with Court Fees Act, which is very important for your Chhattisgarh Judicial Services. Why am I saying this? आपने इससे पहले अगर वीडियो देखी हो, इफ़ नॉट यू मस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो, जहाँ पर मैंने पूरा एनालिसिस किया था पेपर का, और मैं भी आपको वो स्क्रीन में दिखा भी देती हूँ. ये जहाँ पर मैंने आपको कोर्ट फीस एक्ट के लिए पूरा 10 years एनालिसिस दिया हुआ है. अब आप देखो, सबसे पहले जब 2014 10 साल पहले जब पेपर हुआ था तो सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, बट रिसेंटली इन 2023 कितने क्वेश्चन पूछे गए? 7 क्वेश्चन. लेवल पैटर्न चेंज हो गया. तो देर आर टाइम्स जब 2 साल आपके 2 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, बट हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार रखें. बेस्ट सिचुएशन के लिए हर कोई तैयार रहता है, पर वर्स्ट के लिए नहीं. यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट सिचुएशन. सो वर्स्ट सिचुएशन कैन बी कि आउट ऑफ 100 questions, 10 questions are from Court Fees Act. The problem and the myth which the judicial aspirants have is like, we need to just go ahead and study the major laws, we'll just cope up with the minor laws. Minor laws हो जाएगा, major laws पढ़ते हैं. Minor laws आपकी नैया को डुबाता है, ये आप नहीं समझते. और कब समझते पता है? तो 3-4 बार आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते, तब आप समझते हैं अरे यार प्री मेरा मेन था, मेन्स तो सॉरी प्री का जो मेरा माइनर लॉज तो वो मेरे मेन्स थे, जो मेरा मेजर लॉज हैं वो तो मैं खुद में ही स्ट्रॉन्ग है. माइनर लॉज में 2 चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं. एक, वो छोटा सब्जेक्ट होता है, इजी टू ग्रास्प इन होता है, आप मिस्टेक्स कम करोगे, और जितनी मिस्टेक्स आप कम करोगे उतना ही अपॉर्चुनिटी आपके लिए बढ़ जाएगा कि आप मेजर लॉज में मिस्टेक्स करोगे. कि मेजर लॉ इज समथिंग जहाँ पर मिस्टेक्स होना अनिवार्य है. कोई नहीं कुछ कर सकता. कोई भी कह लेना कि मैं महारथी हूँ, मुझे एविडेंस एक्ट आता है, नहीं आता. देयर विल बी चांसेस, देयर विल बी अ लेटेस्ट केस लॉ, देयर विल बी अ सच 80s का कोई लैंडमार्क केस लॉ जो कि आपने नहीं पढ़ा होगा. देयर आर चांसेस. सो अवॉइडिंग ऑल द ऑड्स, यू नीड टू स्टिक टू द पैटर्न जहाँ पर मैं आपको माइनर लॉज को अच्छे से ग्रास्पिंग कराऊंगी, सो दैट प्रायर टू छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज आपका ये जो पूरा पेपर पैटर्न है वो आपको समझ में आ जाए. तो हैविंग सेड सो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है. मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तो मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी कि हाँ इस पार्ट से आपको क्वेश्चन आए हैं, तो आपको ये पता चलेगा व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको कोर्ट फीस एक्ट में ध्यान रखना है. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड विद द कोर्ट फीस एक्ट फॉर यू. सो आई विल मार्क इट. आपको क्या करना है, अपने रजिस्टर में सिर्फ और सिर्फ लिखते जाना है, कुछ नहीं करना है. सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लिखते जाना है. जो जो मैं बोलूँ आपको वो रजिस्टर में लिखना है, कुछ नहीं. मैं बेयर एक्ट का ही आपको लिखवाऊंगी.
बट इन वन वर्ड्स, ये बहुत बड़ी बेरक है, इन वन वर्ड्स हम लिखते चले जाएंगे। चलिए, कोर्ट फीस एक्ट इज 1870 की। इससे अब इन वन ऑफ द ईयर्स, आई गेस इन द लास्ट ईयर itself 2023 में ही आपसे पूछा गया था व्हाट इज़ द एनफोर्समेंट डेट। ठीक है, व्हाट इज़ द एनफोर्समेंट डेट, ये पूछी गई थी। तो हम ज़रा, मैंने गलत मार्क कर दिया, आप भी इसको मार्क मत करना। ये है आपके एनफोर्समेंट डेट, फर्स्ट डेट ऑफ अप्रैल 1870। तो फर्स्ट अप्रैल 1870 इज द एनफोर्समेंट डेट। नाउ गोइंग अहेड, वन डेफिनेशन ओनली विच इज ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब क्या ये आपको याद करनी है? नहीं, मैं कहूँगी याद नहीं करनी है, छोड़ दीजिए इसको। अब आगे बढ़ते हैं। ये अमेंडमेंट है, कभी कंफ्यूज मत हो ना, सब अमेंडमेंट है, ये सब हम नहीं पढ़ेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे, जो जो मुझे लग रहेगा कि ये सब आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, मैं सिर्फ उसको पढ़ाऊँगी। एक्ट थोड़ा बड़ा है, एक्ट पे हम फोकस नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे ही फोकस करेंगे। नाउ गोइंग अहेड विद योर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज योर 5th सेक्शन 5, प्रोसीजर इन केस ऑफ डिफरेंस एज टू नेसेसिटी और अमाउंट ऑफ फीस। अगर कोई डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कितना फीस पे करना है, क्या अमाउंट ले, उस सिचुएशन में अगर कोई हाई कोर्ट में ये सिचुएशन अरोज हो रही है, तब हम टैक्सिंग ऑफिसर के पास जाएंगे। ठीक है, टैक्सिंग ऑफिसर अगर कहता है 100 रुपये इज द फी, फाइनल रहेगा। ठीक है, द डिसीजन विल बी फाइनल। बट अगर कोई ओपिनियन, जनरल इंपॉर्टेंस की कोई ओपिनियन लेनी है, उस सिचुएशन में हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाते हैं। अंडरस्टूड? कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हाई कोर्ट में हो रहा है, टैक्सिंग ऑफिसर, कोई जनरल इंपॉर्टेंस का ओपिनियन लेना, तब CJI। अब यही चीज़ कोई कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज में हो रही है, तब उस सिचुएशन में क्लर्क के पास, और वही जनरल इंपॉर्टेंस की कोई बात होगी, तब हम फाइनल डिसीजन फर्स्ट जज ऑफ सच कोर्ट, फर्स्ट जज ऑफ दी कोर्ट के पास जाएंगे। फिर कौन करेगा टैक्सिंग ऑफिसर को अपॉइंट, कौन डिक्लेयर करेगा? वो चीफ जस्टिस का ही पावर है। ओके, वन वर्ड्स में अब आपको क्लियरली, अब आप चाहो तो अपनी बेयर एक्ट में मार्क कर लो। इफ़ यू डोंट हैव द बेयर एक्ट, नो प्रॉब्लम, जस्ट सिंपली गो हेड एंड राइट इन दिस थिंग। वन वर्ड्स में लिखो, चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे 6, फीस ऑन डॉक्यूमेंट फाइल्ड एक्सेट्रा एंड दिस। कौन से डॉक्यूमेंट, अगर कोई आप डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हो तो वो डॉक्यूमेंट तब तक नहीं लिए जाएंगे जब तक कि आप उसकी फ़ीस पे ना कर दो। बस इतना ही लिखा है, नथिंग एल्स। अनलेस इन सच रिस्पेक्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट देयर विल बी अ फी पेड टू द अमाउंट नॉट लेस देन द इंडिकेटेड। जो भी स्केड्यूल आपका है उस पर जो भी इंडिकेटेड फीस है आपको वो पे करनी है। अगर आप पे नहीं करोगे डॉक्यूमेंट की अटैचमेंट नहीं होगी। वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल, ज़्यादा कुछ नहीं। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेक्शन 7 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट इट ओवर देयर। सेक्शन 7 प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रीलिम एग्जामिनेशन। यहाँ पर डिफरेंट सूट्स के लिए डिफरेंट फीस स्पेसिफाइड है। जैसे अगर कोई मनी सूट होगा तो जितना आप क्लेम कर रहे हो अमाउंट वो, कोई अगर मेंटेनेंस और एनिटीज़ का होगा तो 10 टाइम्स द अमाउंट क्लेम टू बी पेएबल फॉर 1 ईयर, इतना आपका वो होगा, पे किया जाएगा। ओके, ऐसे अकॉर्डिंगली आपको सारा करना है। मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी में जो सब्जेक्ट मैटर हैज़ अ मार्केट वैल्यू, अकॉर्डिंगली उसका पे होगा। अगर जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है तो जो भी प्रॉपर्टी ऑफ टाइटल रिलेटेड होगा, राइट टू शेयर इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी अगर कोई है, तब जितनी भाई प्रॉपर्टी होगी जिस ग्राउंड में माना गया है वो। डेक्लेरेटरी आपका इंजंक्शन है तो ऑब्टेन इंजंक्शन, ईजमेंट, ये सब जैसे आपको लिखा है, ये सब थोड़ा रटिफिकेशन है, नथिंग एल्स। यू नीड टू जस्ट रटिफाई, बट मेक श्योर यू रटिफाई प्रॉपरली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इसमें देखिए जो चीज़ें ऐसी हैं कि आपको पढ़ के ही हो पाएगा, तो वो मैं आपको ऊपर छोड़ दूँगी कि आप पढ़ के कर लो। जहाँ पर मुझे लगेगा कि यहाँ पर मैं आपको बता के शॉर्ट कर सकती हूँ वो चीज़, तो मैं शॉर्ट कर दूँगी। दिस इज समथिंग विच कैन नॉट बी शॉर्टन बाय मी इटसेल्फ, सो यू नीड टू रीड इट एंड मार्क इट ऑन योर ओन। देखिए 10 टाइम्स 5 टाइम्स इतना तो नहीं पूछा जाता है, बट हाँ पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये प्रोवाइजो एज टू बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये आप बिल्कुल छोड़ देना, ठीक है, ये आप कट ऑफ कर देना, ये नहीं पढ़ना। आगे हाउस एंड गार्डन्स का सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंगली होगा, मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली होगा। थोड़ा बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर आप अपने माइंड से भी सोचो तो हो जाएगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऊपर इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो इसको देख लेना। अब जैसे कि एक चीज़ चलती है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ गया है तो वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिल जाता है, पैटर्न बहुत चेंज हो गया। एग्जामिनर का ये रहता है कि प्रीवियस ईयर में आ गया तो अब की बार ना पूछे, अवॉइड करें क्वेश्चन। पर हाँ, हमको वो भी ध्यान देना है और जो उसके आसपास के क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है।
Section 8. The amount of fee payable under the Act on a memorandum of appeal against an order related to compensation for the acquisition of land for public purposes के लिए अगर कोई फीस का कुछ हो रहा है तो according to the difference between the amount awarded and the amount claimed by the appellant. तो जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है अमाउंट का अवार्ड में और जो appellant क्लेम कर रहा है वो उस पर फीस लगेगी. और किससे रिलेटेड है? एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर पब्लिक पर्पज. अगर किसी लैंड को पब्लिक पर्पज के लिए एक्वायर किया जा रहा है उस सिचुएशन गवर्नमेंट एक्वायर करती है तो कितना फीस होगा ये डिसाइडेड है. 9. Power to ascertain the net profits or market value. Very important. This has been already asked in your previous question. तो अगर हमको पावर किसके पास है ascertain करने की? 4C is reason to think. अगर कोई भी दिक्कत आएगी कि भाई wrongly estimated हो गया है उस सिचुएशन में कमीशन को इशू किया जाएगा फॉर टू एनी पर्सन प्रॉपर पर्सन डायरेक्टिंग हिम टू मेक सच लोकल और अदर इन्वेस्टिगेशन. ठीक है. तो अगर कोई भी नेट प्रॉफिट्स मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए ये तो जज को नहीं पता है ना. फीस हमको दिखनी पर कोर्ट को ये तो नहीं पता क्योंकि उसका वो फोटे नहीं है. तो किसका फोटे है? हम एक कमीशन इशू करेंगे कि भाई आप डायरेक्ट करिए जाके देखिए अगर ये लैंड प्रॉफिट का मैटर है तो कितना मार्केट वैल्यू अकॉर्डिंगली नॉट नेट प्रॉफिट कितने निकल रहे हैं मीन प्रॉफिट है अगर सॉरी नेट मीन प्रॉफिट है तो अकॉर्डिंगली उसके फीस हो जाती है. वेरी इंपॉर्टेंट ये पहले पूछा गया था. अब व्हाट इज द प्रोसीजर जब नेट प्रॉफिट या मार्केट वैल्यू रॉन्गली एस्टिमेट होगी? कमीशन जा रहा है, कमीशन इज अ ह्यूमन तो ऐसा तो नहीं कोई रोबोट जा रहा तो करेक्टली एस्टिमेट करेगा. रॉन्गली एस्टिमेटेड हो गई हो तब उस सिचुएशन में क्या होगा? तब इस सिचुएशन में अगर इनसफिशिएंट होगी तो भाई हम कहेंगे पे करो एडिशनल फी और अगर एक्सेस हो गई है तो हम कहेंगे भाई रिफंड ले लो. सिंपल, वेरी सिंपल. अगर रॉन्गली एस्टिमेटेड हो गया कोई क्लेम कर रहा है तो अगर एक्सेस है जो एक्सेस फी पे हो गई है तो हम रिफंड कर देंगे, कोर्ट रिफंड करेगा. इनसफिशिएंट है तो एडिशनल फी ली जाएगी. वेरी सिंपल, नॉट मच टू बी डन. अब ये एक बहुत अच्छा चीज़ है जो आपका सेकंड पार्ट कह रहा है. द एडिशनल फी इज नॉट पेड within such time as the court fixed, the suit shall be dismissed. Very important. What will be the effect if additional fee is not paid? तो dismissal of suit हो जाएगा. अब क्वेश्चन क्या आएगा ना, एक दो क्वेश्चन इसमें बन रहा है. एक तो एडिशनल फी पे नहीं हुई तो क्या होगा? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होगा, डिसमिसल ऑफ प्लेंट होगा, प्लेंट विल कंटिन्यू होगा. तो रिमेंबर इट, एडिशनल फी पे नहीं हुई आपका डिसमिसल हो जाएगा फर्स्टली. सेकेंडली कितने टाइम पीरियड में? अब आप कन्फ्यूज हो गए, पढ़ा नहीं होगा तो कहोगे 30 डेज़ का समय दिया होगा, 15 डेज 30 डेज एज सच द टाइम जितना कोर्ट अलाउ करे. यहाँ पर तो कोई टाइम लिमिट दी नहीं गई है ना. करेक्ट. इफ़ देयर इज़ नो टाइम लिमिट आपको भी कोई खुद से बुद्धि नहीं लगानी है, यही मार्क करना है कि एज सच टाइम एज द कोर्ट फिक्सेस. 30 डेज 60 डेज 15 डेज ये मार्क करके नहीं आना. अंडरस्टूड? अभी तक आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी. मूविंग अहेड. व्हाट इज द प्रोसीजर इन सूट्स फॉर मीन प्रॉफिट और अकाउंट व्हेन अमाउंट डिक्रीड एक्सीड्स अमाउंट क्लेम्ड? अमाउंट जितना डिक्री करा है वो एक्सीड कर गया जितना क्लेम किया. जैसे मैंने क्लेम किया जब मैंने मीन प्रॉफिट का अपना किया. एवरीबडी नोज व्हाट इज मीन प्रॉफिट. अगर नहीं तो जब हम सीपीसी क्लास में तब समझ लीजिएगा. तो क्लेम करा गया और क्लेम का जो अमाउंट है मैंने तो 100 रुपये क्लेम किया, कोर्ट ने 500 रुपये दिया. अब उस सिचुएशन में क्या होगा? व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड? तो इसमें कहा गया है अगर भाई जितना क्लेम करा है उससे एक्सीड कर रहा है तो जो हमारे डिफेंडेंट साहब हैं उनको तो वो पे करना पड़ेगा ना. डिफेंडेंट इज रिक्वायर्ड टू पे द एक्सेस अमाउंट. जितना डिक्री करा है उतना ही पे करना है. तो बस यही सिंपल सा वही चीज़ है. अगर मान लीजिए क्लेम करा गया था 100 रुपये और उस पर फीस चार्जेबल थी 50 रुपये. अब जब डिक्रीड हुआ तो 1000 रुपये हो गया या 500 रुपये जो मैंने कहा था 500 रुपये हो गया. अब उस पर फीस जो लग रही है 100 रुपये लग रही है. तो ये 50 रुपये मैंने फ़ीस पे की थी, अभी तो 100 रुपये फ़ीस हो गई है. तो ये जो 50 रुपये है ये तो मुझे पे करनी पड़ेगी ना. बस सिंपल. शैल हैव बीन पेड टू द प्रॉपर ऑफिसर. जितना भी एक्सेस हो रहा है वो उनको भी फीस को पे करना पड़ेगा और तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगी. डिक्री शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड अंटिल द डिफरेंस बिटवीन द फी एक्चुअली पेड एंड द फी विच हैड टू बी पेड इज बीन पेड टू द प्रॉपर ऑफिसर. वेरी इंपॉर्टेंट. कितना किसको पे करनी है? प्रॉपर ऑफिसर को. ठीक है. यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर को पे करनी है और किसी को नहीं. खुद से दिमाग नहीं लगाना है. कमीशन अमीशन जो मैं वर्ड्स आपको मार्क करा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीलिम के हिसाब से. हम प्रीलिम पे फोकस कर रहे हैं अभी. फाइन. चलिए आगे बढ़ते हैं. इतना इंपॉर्टेंट था, उससे ज़्यादा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं. सेक्शन 12 डिसीजन ऑफ क्वेश्चंस एज टू वैल्यूएशन. अब क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं
कि भाई कितना वैल्यूएशन होना चाहिए, क्या चीज़ें हैं। तो एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टू बी डिटरमाइंड बाय दी shall be decided by the court in which such plaint or memorandum is filed. वेरी बिल्कुल सही बात है। मेरे कोर्ट में केस फाइल हुआ है, मुझे दिक्कत आ रही है, व्हाट शुड बी दी वैल्यूएशन, तो मैं ही डिसाइड करूँगी ना, मैं किसके पास जाऊँगी, मैं ही डिसाइड करूँगी। आई एम दी अथॉरिटी, क्योंकि मेरे पास ही वो केस आया है, ठीक है। एंड वेन एवर एनी सच सूट कम्स बिफोर अ कोर्ट ऑफ अपील, रेफरेंस और रिविजन, इफ सच कोर्ट कंसिडर्स दैट दिस सेट क्वेश्चन हैज़ बीन रॉन्गली डिसाइडेड, अगर रिविजन रेफरेंस या अपील में जा रहा है, तब उस कोर्ट को, मतलब रिविजनल कोर्ट, रिव्यू कोर्ट, रेफरेंस कोर्ट मतलब हाई कोर्ट को, या फिर आपके एपेलेट कोर्ट को ये लगता है कि रॉन्गली डिसाइड हुआ था बाय द लोअर कोर्ट, तब उस केस में क्या होगा, इट शैल रिक्वायर द पार्टी टू हुम सच फी हैज़ बीन पेड टू पे द एडिशनल फी एज वुड हैव बीन पेड। तो जिस भी कोर्ट में वो केस गया है, जहाँ पर वैल्यूएशन हो रहा है किसी फीस का, उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, दैट इज़ द कोर्ट हु हैज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ डिसाइडिंग। एपेलेट, रिविजनल या रेफरेंस कोर्ट में कोई दिक्कत आ रही है, उनको लग रहा है कि लोअर कोर्ट ने कोई भी गलती करी है, उस सिचुएशन में वो एडिशनल फी को क्लेम कर सकते हैं। फाइन, ना गोइंग अहेड विद सेक्शन 30। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, स्टेट अमेंडमेंट्स में आप देख लेंगे, उड़ीसा, हरियाणा सबके स्टेट अमेंडमेंट दिखे, ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट कल को अगर आपको किसी भी बेयर एक्ट में, if I avoid it and you find it that there is some छत्तीसगढ़ related state amendment, you must remember it, ठीक है, you must remember it, क्योंकि मैंने MP के पेपर्स देखे हैं, वहाँ पर MP related state amendment पूछे जाते हैं, तो there are chances कि भाई आपका ये भी पूछ ले, आपका छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने भी GK लेना अब अपने एग्ज़ाम में स्टार्ट कर दिया। प्रायर टू दिस ईयर अभी तक कोई GK का क्वेश्चन नहीं आता था। ना गोइंग अहेड विद सेक्शन 13, रिफंड ऑफ फी पेड और मेमोरेंडम ऑफ अपील, अगर अपील प्लेन कहीं पर भी जो कि रिजेक्टेड हो गई है बाय द लोअर कोर्ट, ठीक है, जो भी आपका रिजेक्शन की ग्राउंड्स अंडर CPC, और वहाँ पर सूट रिमांडेड इन अपील हो गया है या तो, तब उस सिचुएशन में सेम क्या होगा, ऑथराइज़ किया जाता है उसको कि वो अपना सारा फीस, क्योंकि अब तो केस तो चला ही नहीं ना, तो क्यों रखना, ऑथराइज़ किया जाएगा कि सारा फीस अपना वो कलेक्टर से ले ले। ओके, तो जितना भी फीस उसने पे किया वो सब जाके कलेक्टर से ले लेगा। चलिए, इतना सफिशिएंट है। 14, रिफंड ऑफ फी ऑन एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू ऑफ जजमेंट, वेयर एन एप्लीकेशन ऑफ अ रिव्यू ऑफ जजमेंट इज प्रेजेंटेड on or after the 19th day of the date of decree, the court, unless the delay was caused by the appellant's laches मतलब खुद के फॉल्ट की वजह से, may delay की वजह से, may in its discretion grant him a certificate authorizing him to receive back from the collector so much of the fees paid on application as exceeds the fees which would have been paid if it has been presented before such day। तो अगर रिव्यू का एप्लीकेशन लेट हो गया है, जितना टाइम पीरियड के बियॉन्ड चला गया है, और उसने कोई फ़ीस पे कर दी थी उस एप्लीकेशन में, तो जाके कोर्ट कहेगा कि जो कलेक्टर से जाके अपना अमाउंट को रिसीव कर लो, ठीक है। जनरली रिफंड हो रही है अगर, तो किससे जाएगा, फ्रॉम दी कलेक्टर, यहाँ पर भी फ्रॉम दी कलेक्टर। अब कोई डिफरेंस यहाँ से, जनरल अगर हो रहा है तब भी रिव्यू ऑफ जजमेंट में भी रिफंड हो रहा है, तो भी आपका बस ये याद रखना, फ्रॉम दी डेट ऑफ द डिक्री 19th ऑन और आफ्टर द 90th डेट ऑफ द डिग्री। तो 90 दिन का समय होता है रिव्यू करने का, लिमिटेशन एक्ट आपको 90 डेज का समय देता है। 91st डे के बाद 91st डे में जा रहे हो तो आपने कोई फ़ी पे करी है तो वो रिफ़ंड दे देगी, ठीक है। वही रिफ़ंड अगर करना होगा जहाँ पर कोर्ट रिवर्सेस और मॉडिफाइज दिस फॉर्मर डिसीजन, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा भाई, कलेक्टर से जाके लाना, कोई ध्यान नहीं देना, कुछ भी हो रहा हो रिफ़ंड हमको कलेक्टर ही करके देगा। फाइन, रिफ़ंड ऑफ फी 16 वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं, सेक्शन 12 आपका पूछा गया था लास्ट ईयर इटसेल्फ, ये आपसे पूछा गया था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। इवन सेक्शन 13 वाज आस्क्ड, आपको डाउटफुल करेगा, आपको लगेगा यार रिव्यू जा रहा है तो फिर तो भाई हायर कोर्ट को करना चाहिए, एपीलेट कोर्ट को करना चाहिए, तो आप ये गलत डिसीजन ले लेते, तो वो नहीं, सिर्फ कलेक्टर का ही पावर है, रिफंड में कलेक्टर का ही हमने पूरा पावर दे दिया है। ओके, फिर से देखिए, रिफंड ऑफ फी हो रही है किसी भी कारणवश, कलेक्टर स्मार्ट स्टडी, इसको कहते हैं हम स्मार्टली वर्क कर रहे हैं, रट्टाफिकेशन कर रहे हैं स्मार्ट वर्क के तरीके, हार्ड वर्क नहीं कर रहे कि रटे जा रहे, नहीं, स्मार्ट वर्क।
ठीक है. मल्टीफेरियट सूट where a suit embraces two or more distinct subjects, the plaintiff or memorandum of appeal shall be chargeable with the aggregate amount of the fees to which the plaintiff or memorandum of appeal is. मान लीजिए 3-4 चीज़ों पे क्लेम करा जा रहा है. एक से क्लेम मतलब एक ही पर्सन से क्लेम करा जा रहा है कि हमें पोजेशन भी दो, हमको तुमने मेंटल लॉस भी दिया है तो हमको कॉम्पनसेशन भी पे करो, और आपके पास मेरी एक मूवेबल प्रॉपर्टी है वो उसकी भी रिकवरी करो. ठीक है. तो 3-4 चीज़ें हम जब एक ही सूट में करते हैं तो हम क्या करेंगे, एक एक चीज़ का अलग अलग नहीं, अग्रीग्रेट अमाउंट ऑफ फीस ली जाएगी. वेरी लॉजिकल, इवन इफ इट इज नॉट रिटन ओवर हियर, इट इज़ वेरी लॉजिकल. 18. Written examination of complainant. When the first or only examination of person who complains of the offence of wrongful confinement or wrongful restraint or any offence other than the offence for which the police officer may arrest without a warrant, and who has not already presented a petition on which a fee has levied is reduced to writing under the provisions of CRPC, complainant shall pay a pay of 8 annas unless the court finds fit to remit such payment. अगर रिटन कोई एग्जामिनेशन में कंप्लेंट हुई है, कोई ऑफेंस जो भी है, आपको 8 आना. इज इट इम्पॉर्टेंट? नॉट सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है. 8 आना आप रह नहीं गया ना, इसीलिए क्वेश्चन नहीं आएगा. अब ये आप देखो कि भाई लेजिस्लेचर कैसे वर्क करते हैं. इन्होंने बताया इस चीज़ को अमेंड तक नहीं किया, इनके पास इतना समय नहीं है कि 8 आनास को अमेंड करें. कोई बात नहीं, जब हमारे क्रिमिनल बिल्स ही इतने समय बाद अमेंड होकर क्रिमिनल लॉ बने हैं जिसमें इतना कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, तो ये तो बहुत ही माइनर लॉ है. पर ये ऐसा एक लॉ है जो कि कोर्ट, हर एक कोर्ट यूज़ करता है, कोर्ट फीस एक्ट, बट देन स्टिल मे भी सेक्शन 18 का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, राइट. चलिए, उड़ीसा ने देखिए चेंज कर लिया है, 8 आनास को 1 रुपये बना दिया है, तो जनरल लॉ पे चेंज अभी भी नहीं हुआ है, और एग्जाम भी करा है वुमेन को. ये ज़रूरी नहीं है, याद मत रखिएगा, ये आप प्लीज़ याद मत रखना. मैं आपको बस जनरली बता रही हूँ कि हमारा पार्लियामेंट में बिल्स तो इतने पास हो जाते हैं, बट जो नेसेसिटी वाला बिल होता है वो पास ही नहीं हो रहा है. चलिए, 19 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. Exemption of certain documents. What are the documents which are exempted? Power of attorney, written statements by the court after the first hearing of a suit, plaint in suits tried by village municipal president. ये आपको पूरा याद है ना. Plaints and process in which the district panchayat, plaints in suit before collectors and Madras regulations, probate of a will, letter of administration, application or petition of collector. ये सब पूरा, ये आपको सेक्शन 19 को आपको प्लीज़ ये खुद से पढ़ना होगा. 2-3 बार पढ़ो, मैं अभी आपको पढ़ा भी दूंगी ना, इट इज़ ऑफ नो यूज़. ठीक है, तो ये आपको पढ़ना होगा. 2-3 सेक्शन, जैसे मैंने सेक्शन 7 छोड़ा है, सेक्शन 19 छोड़ा है, ये आपको प्लीज़ ये पढ़ना है. आई वोंट बी वेस्टिंग योर टाइम, यू नीड टू स्टडी ऑन योर ओन. एक बार भी एक वर्ड में भी आप इस पूरे लिस्ट को लिख लोगे ना, इट विल डू द जॉब, इट विल डू द जॉब. बट दिस विल बी आस्क्ड. 7, 19, 12, दीज आर सम थिंग्स जो कि पूछे जाएंगे. रिफंड का क्वेश्चन ज़रूर आएगा. मेक श्योर यू नो इट. इट इज़ द कलेक्टर जो कि देगा, नो बडी एल्स. ठीक है. 19 है, रिलीव रेट टू हाई, अ कोर्ट फी हैज़ बीन पेड. भैया बताइए, कोर्ट फी बहुत ज़्यादा हाई पे करी है. Where any person applying for probate of a will or letter of administration has estimated the property of the decreed to be a greater value than the same has afterwards proved to be. तो किसी ने अप्लाई किया प्रोबेट ऑफ विल. प्रोबेट ऑफ विल मतलब विल को एग्जीक्यूट करने के लिए. विल हो, डेथ हो गई पर्सन की, जब एग्जीक्यूट के लिए जा रहे हैं, तो प्रोबेट ऑफ विल में जब उन्होंने प्रॉपर्टी का वैल्यू करा, बहुत हायर कर लिया, एंड आफ्टरवर्ड्स प्रूव टू बी एंड हैज़ कॉन्सिक्वेंटली पेड टू हाई कोर्ट फी. बहुत ज़्यादा हाई कोर्ट फी भी पे कर दी. इफ़, वेरी इंपॉर्टेंट, विद इन 6 months आफ्टर द ट्रू वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी हैज़ बीन ascertained, such person produces the probate or letters to the chief controlling revenue authority for the local area in which the probate has been granted, and delivers to such authority a particular inventory and valuation of the property. If such authority is satisfied that the greater fee has been paid, then the said authority may cancel the stamp on the probate of letter of administration. Stamp has already been cancelled. Substitute another stamp. Make an allowance for the difference between them, as in the case of sorry. Give me a second. पूरा मार्केट पर चलिए. As in the case of spoiled stamps, or repay the same in money. अब ये सब आपको नहीं पढ़ना है, क्या क्या करेगा, कैंसिल, सब्सटीट्यूट, ये वो आप बस इतना समझ लो. अगर कोई हायर फी पे हो गई है ऑन 2 थिंग,
प्रोबेट ऑफ विल में और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। मैं आपको बता देती हूँ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। एक तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंडली 6 महीने के विद इन जब से करेक्ट वैल्यूएशन मिली हो, कहाँ जा रहा है, चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी पर, तो वो अगर सेटिस्फाइड है तो कैंसिल कर देगा स्टैम्प ऑन द प्रोबेट और लेटर, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करेगा अनदर स्टैम्प एंड मेक एन अलाउंस फॉर द डिफरेंस। बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है, नथिंग एल्स। बस ये चीज़ें आप याद रखो, इससे ज़्यादा नहीं। सेक्शन 19 भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। 19B is not so important, 19C not important, 19D not important, 19E जहाँ पर लोड बहुत ज़्यादा कम पे के है तो वही कि कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी का ही काम आएगा, वो कहेंगे भाई कम पे की पे करो, ठीक है, नथिंग एल्स। चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी का ही काम आएगा कि लो फीस में वो पे करवाएंगे। फाइन, आगे एडमिनिस्ट्रेटर टू गिव प्रॉपर सिक्योरिटी बिफोर लेटर स्टैम्प नॉट इम्पॉर्टेंट, एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा नॉट पेइंग फुल कोर्ट फी नॉट इम्पॉर्टेंट, 19H is not important, 19I not important. Up 19J is important, recovery of penalties in case he is not paying the fees, नहीं पे कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में any excess fees found to be payable on any inquiry held under this and any penalty of forfeiture under 19G may on the certificate of chief controlling revenue authority आपका CCRA be recovered from the executors or administrators as if they were arrears of the land revenue by any collector. तो अगर कोई पेनाल्टी है वो कैसे रिकवर होगी, एज फ्रॉम द एग्जीक्यूटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स होगी, एज इफ इट इज सम अरियर्स ऑन द लैंड रेवेन्यू, और कौन कलेक्ट करेगा, कंट्रोलर, ठीक है। आगे इतना आपको समझ में आ गया। अब रूल्स एज टू कॉस्ट ऑफ प्रोसेस not important, this is not important for you. Confirmation table of process not important, 22 is not important, 23 not important. आगे बढ़ते हैं 25 is not important, stamp to be impressed or adhesive not very general, ये सब आपके प्रीलिम में नहीं पूछा जाता है, इसीलिए पढ़ने पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जस्ट बिकॉज मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा फोकस यही है कि छत्तीसगढ़ निकालना है अपन को और कोई फोकस ही नहीं करना है, राइट। बहुत अगर आप ये रहोगे ना डिटरमाइंड, क्या मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को पता है मेरे को यही जाना है, मुझे इतना ही पढ़ना है, बस सफिशिएंट इनफ, नथिंग एल्स। रूल्स टू सप्लाई एक्सेट्रा नॉट इम्पॉर्टेंट, फॉर 28 सिंपल प्रोविजन जो कहते हैं नो डॉक्यूमेंट विच ऑट टू बियर अ स्टैम्प, जिसको स्टैम्पिंग होना चाहिए पर वो स्टैम्प नहीं है तो भाई नहीं लिया जाएगा, उसकी वैलिडिटी नहीं मानी जाएगी। और यही नॉट अ प्लेंट नॉट बी स्टैम्प इज अ ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, तो स्टैम्पिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली यहाँ कहा गया अगर कोई डॉक्यूमेंट जो कि आप कह चाहते हो कि अटैच हो, अटैच नहीं होगा until unless it is properly stamped. Similarly, कोई amended document where any such document is amended in order merely to correct a mistake and to make it conform to the original, it shall not be necessary to impose a fresh stamp. Very important. कोई amended document में भी क्या stamping ज़रूरत है तो not important. Amended document में कोई भी stamp को impose करने की ज़रूरत नहीं है. Section 30. Cancellation of stamp. No document requiring a stamp under this shall be filed or acted upon in any proceeding in any court or office until the stamp has been cancelled. नो डॉक्यूमेंट रिक्वायरिंग स्टैम्प, तो स्टैम्पिंग को कैंसिल करना पड़ेगा, तब तक नहीं करोगे तो वो ज़रूरी ही रहेगा, ठीक है। तो 29 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिमिलरली आपका 28 भी। चलिए आगे करते हैं। अब मिसलेनियस में ऐसा कुछ बचा नहीं है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें।
अगर मैं बात करूँ नीचे जो स्केड्यूल आ रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, छत्तीसगढ़ के लिए एटलीस्ट नहीं है। जो ये आपका स्केड्यूल 1 है, ये आपके छत्तीसगढ़ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए कहाँ इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपके दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में, वहाँ पर थोड़ा बहुत पूछा जाता है, क्योंकि इतनी चीज़ें याद नहीं रहेंगी इसीलिए ये पूछा नहीं जाता। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपसे चाहे SRA का स्केड्यूल हो, चाहे वो लिमिटेशन एक्ट का स्केड्यूल, both becomes very important. And with this we have ended with our छत्तीसगढ़ के लिए कोर्ट फीस एक्ट। हाफ एन आवर में वी हैव डेल्ट विद द सब्जेक्ट। मैंने कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं छोड़ा जो कि इम्पॉर्टेंट होगा, मैंने सारे वो प्रोविज़न कवर कर दिए आपके लिए। आई होप दिस क्लास वॉज इंटरेस्टिंग। आई स्पीक टू फास्ट, क्योंकि इतनी जल्दी आपको सुनने की आदत हो जाएगी। इफ़ यू फील लाइक आई एम स्पीकिंग टू फास्ट, आप मुझे कमेंट कर देना कि मैम प्लीज़ गो लिटिल स्लो, आई विल मेक श्योर कि मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊँ, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। Subscribe to this channel, press the bell icon so that you can get the notification once any of the videos or any of the updates comes on this channel. Tata, bye bye, see you.